नमस्कार दोस्तों, यथार्थ लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारी जो पेट की सीरीज चल रही है उसके क्रम में हम देखें तो जहांगीर का अगर हम देखें तो मुग़ल वंश में बहुत ही बड़ा उसका महत्व रहा है और इससे आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन काफ़ी अच्छे पूछे जाते हैं। तो मुग़ल वंश में आज हम लोग जहांगीर पे जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उस पर बात करेंगे। इसके बाद हमारा जो अगला वीडियो होगा शाहजहाँ और औरंगज़ेब, ठीक। और जैसे ही हमारा मुग़ल वंश समाप्त होगा तो मध्यकाल में जो सबसे महत्वपूर्ण आपका टॉपिक है पेट के सिलेबस में मेंशन है वो है आपका सल्तनत काल, जिसमें आपका दिल्ली सल्तनत में जितने भी वंश हुए हैं उन सभी वंश में जितने भी शासक हुए उन सब पे हम डिस्कस करेंगे। तो हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं और ये हमारी थियोरी क्लासेस है, ठीक है। इसके बाद जैसे ही हम लोग का थियोरी जो क्लासेस है ख़त्म होता है तो हम लोग सारे जितने भी टॉपिक हैं उन सभी टॉपिक पे हम लोग बिल्कुल सेपरेट हम वीडियो ले आएंगे प्रैक्टिस सेट वाले, ठीक है। आपको सभी अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराया जाएगा यहाँ पे। और आप पहले थियोरी की जो हमारी क्लासेज हैं सभी क्लासेस को देखिए। अगर आप नए हो हमारे चैनल पे तो आप प्ले लिस्ट में जाइए और वहाँ पर वो सभी जितने भी आपके टॉपिक मेंशन हैं, जितने हमने क्लास लिया हुआ पेट के लिए प्ले लिस्ट में सभी वहाँ पर है और वहाँ आप वहाँ पर जाकर देखिए और उसके बाद फिर आप इसको देखिए, ठीक है। और एक बात और है, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और उसके साथ साथ आप प्रेस आइकन को जो आपका बेल आइकन उसको प्रेस भी जरूर करिए, ठीक। तो आइए अपने सीधे टॉपिक पर आते हैं और डिस्कस करते हैं जितने भी जहांगीर से महत्वपूर्ण जो भी तथ्य हैं। एक बात और याद रखिएगा आप लोग, यहाँ पर जो 5 नंबर पक्का लिखा हुआ है 100% रूप से आपका जो 5 नंबर है यहाँ से 5 में 5 मिलेगा। अगर आपने हमारे सभी वीडियोज़ को फॉलो किया, अच्छे से देखा, उसके आप नोट्स बनाइए, उसको बार बार रिवाइज़ करिए, फैक्ट को रिवाइज़ करिए और जब हम प्रैक्टिस सेट ले आएंगे तो प्रैक्टिस सेट को देखिए। इस तरीके से आपका पूरा होल स्टडी हो जाएगा। और इतिहास से ना आपका जो वेटेज है 5 क्वेश्चन आएगा पेट के एग्ज़ाम में, ठीक। और इसके साथ साथ अगर आपने लेखपाल का एग्ज़ाम दिया था तो जिसने भी लेखपाल का एग्ज़ाम दिया था उसका आंसर की आ चुका है। आप आंसर की वहाँ डाउनलोड करके और आपने कितना स्कोर किया है आंसर की के अनुसार हमें कमेंट में भी ज़रूर बताइए। और हाँ, अगर मान लीजिए इसने भी अपना स्कोर ज़्यादा नहीं कर पाया, कहीं किसी प्रॉब्लम बस उसका पेपर कहीं मतलब कम रह गया हो स्कोर, तो आप प्लीज़ घबराइए नहीं। आपके पास अभी एक और मौका है पेट में, क्योंकि पेट का जो एग्ज़ाम है वो सितंबर में होने वाला है और यहाँ पे आप अच्छा खासा मेहनत करके स्कोर करिए और उसके बाद फिर आगे जो वैकेंसी आएगी उसमें आपको मौका मिलेगा। तो दोस्तों हारना नहीं है, ठीक है। कोई बात नहीं, अगर देखेंगे आप तो कभी कभी मिस्टेक हो जाता है, हम क्वेश्चन को नहीं समझ पाते, एग्जाम का पैटर्न को नहीं समझ पाते और हम मिस्टेक कर देते हैं, तो घबराना नहीं है, ठीक है। अगर एग्ज़ाम ख़राब हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से हमारे साथ जुड़े रहिए, ठीक है। और पेट का भी आपने फॉर्म डाला होगा उसको अच्छे से तैयार करिए और आप अच्छा खासा स्कोर करेंगे तो आप इसके बाद आपको जो भी वैकेंसी आएगी उसमें मौका मिल जाएगा। तो तैयारी सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है। तैयारी अपना अच्छे से बिल्कुल धारेदार तैयारी बनाइए, ठीक है। और जैसे एग्जाम में बैठिए फोड़ दीजिए उसको, ठीक है। तो हम लोग अब एग्जाम को फोड़ने वाले हैं तो पहले इसको डिस्कस करते हैं जहांगीर से महत्वपूर्ण जो भी संबंधित तथ्य हैं उसको। और इसको हम देखते हैं जहांगीर के बारे में, ठीक। तो मुग़ल काल में हमने बाबर, ठीक है, उसके बाद अकबर, फिर हुमायूं, इन सब के बारे में हमने वहाँ पर डिस्कस किया हुआ है, आप उसको देखिए। उसके बाद हम आगे जहांगीर पे। अब इसमें जो महत्वपूर्ण तथ्य है इसको आपके सामने हम लेकर के आए हुए हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा जहांगीर के बारे में जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य को डिस्कस करेंगे और ये सभी जानते हैं एक एक लाइन, हम एक एक वन लाइनर जो है ना आपको हम डिस्कस यहाँ पे करा रहे हैं इस वजह से क्योंकि आपका एग्ज़ाम नज़दीक है और हमें बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट स्टडी करना है, ठीक। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो पॉइंट टू पॉइंट स्टडी आपको करना पड़ेगा, ठीक है, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट। और यही बिल्कुल टू द पॉइंट ही आपको स्टडी हम करा रहे हैं और यहाँ पे आपको हर टॉपिक पे हर पॉइंट आपका यहाँ से वन लाइनर एक क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। तो अगर हम देखें जहांगीर के बारे में देखें तो जहांगीर अकबर का क्या होता है, उत्तराधिकारी बनता है, ठीक है। जहांगीर अकबर का उत्तराधिकारी बनता है। अगर हम इसके जन्म की बात करते हैं तो इसका जन्म 24 अक्टूबर 1605 ईस्वी को नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाही गाजी की उपाधि धारण कर और गद्दी पर बैठा, ठीक है। तो अगर हम इसके जन्म की बात करेंगे तो 24 अक्टूबर 1605 ईस्वी को इसका जन्म हुआ था, ठीक। और उसके बाद ये किस नाम से गद्दी पर बैठा, नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर, नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर के नाम से गद्दी पर बैठा और उसने उसके साथ में गाजी की भी उपाधि लिया था, ठीक। सबसे पहले मुग़ल वंश में गाजी की उपाधि किसने लिया था, ये क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए।
जो इसका उपाधि लिया था सबसे पहले गाजी का, वो किसने लिया था? बाबर ने। ठीक, बाबर सबसे पहला ऐसा शासक था मुगल वंश का जिसने गाजी की उपाधि धारण किया था। अगर हम अगला पॉइंट देखें तो जहांगीर के अगर हम उसमें देखेंगे तो जहांगीर के बचपन का जो नाम है सलीम है। ठीक है, सलीम। और जहांगीर को न्याय की जंजीर के लिए याद किया जाता है, आपको ही पता है। ठीक है, जहांगीर को न्याय की जंजीर के लिए याद किया जाता है और जंजीर सोने की बनी थी। ठीक, तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ये न्याय की जंजीर है, किस शासक को, मुगल वंश का कौन सा ऐसा शासक था जो न्याय की जंजीर के लिए याद किया जाता है? वो था जहांगीर। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें तो ये जो न्याय की जंजीर थी ये किसकी बनी हुई थी? सोने की बनी हुई थी। ठीक है, उसके बाद देखें तो जो आगरा के किले के शाहबुर्ज एवं यमुना तट पर स्थित थी और पत्थर के खंभे पर इसको क्या गई लगाई गई थी। ठीक है, आगे देखें तो जहांगीर द्वारा शुरू की गई तुजुक ए जहांगीरी नामक आत्मकथा को पूरा करने का जो श्रेय किसको दिया जाता है? ये मोतबिंद खां को दिया जाता है। ठीक है, तो पहले तो क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि तुजुक ए जहांगीरी नामक जो पुस्तक है यानी आत्मकथा किसके द्वारा लिखी गई थी? जहांगीर के द्वारा लिखी गई थी। और मैं आपको एक और महत्वपूर्ण तथ्य बताता हूँ, मुगल काल में 2 ऐसे शासक हुए जिसने अपनी आत्मकथा लिखी थी, एक बाबर और एक जहांगीर। ठीक है, तो बाबर के द्वारा उसकी आत्मकथा लिखी गई और जहांगीर ने भी अपनी आत्मकथा लिखी थी। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो तुजुक ए जहांगीर की आत्मकथा थी, इसको पूरा करने का श्रेय मोतबिंद खां को जाता है। अगला अगर हम पॉइंट देखें तो जहांगीर के अगर हम देखें तो सबसे बड़े पुत्र का नाम क्या था? शाहजहां था। ठीक है, जहांगीर के सबसे बड़े पुत्र का नाम शाहजहां था और 1606 ईस्वी में अपने पिता के विरुद्ध इसने क्या किया? विद्रोह कर दिया था। ठीक, तो जहांगीर का जो पुत्र था सबसे बड़ा पुत्र शाहजहां, ठीक, और इसने अपने पिता के विरुद्ध क्या किया था? विद्रोह किया था। तो इस पर भी क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। अगर हम आगे देखें तो खुसरो और जहांगीर की सेना के बीच युद्ध जालंधर के निकट, ठीक है, जालंधर के निकट भोरवाल नामक मैदान में हुआ था और खुसरो को पकड़कर कैद में डाल दिया गया था। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो खुसरो और जहांगीर के बीच युद्ध हुआ। खुसरो किसका नाम था? खुसरो शाहजहां का ही नाम था। ठीक है, अगर हम देखें तो खुसरो को सहायता देने के कारण जहांगीर ने सिखों के 5वें गुरु, क्या नाम था उनका? अर्जुन देव को फांसी पर चढ़ा दिया था। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि ठीक है कि जो सिख के जो 5वें गुरु थे गुरु अर्जुन देव, उसे फांसी पर किसने चढ़ाया था? तो जहांगीर ने चढ़ाया था। क्यों चढ़ाया था? क्योंकि उसने खुसरो का साथ दिया था। ठीक है, किसका साथ दिया था? खुसरो का साथ दिया था। अगर हम देखें तो अहमदनगर का जो वजीर था, वजीर मलिक अंबर के विरुद्ध सफलता से खुश होकर के खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दी गई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अगर हम देखें तो नूरजहां ईरान निवासी मिर्जा गयास बेग की जो पुत्री थी उनका क्या नाम था? नूरजहां। ठीक है, और नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? मेहरुन्निसा। ठीक, तो नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? मेहरुन्निसा। और ये किसकी पुत्री थी? मिर्जा गयास बेग की पुत्री थी। ठीक है, उसके बाद देखें तो सर्वप्रथम जहांगीर ने नवरोज त्योहार के अवसर पर मेहरुन्निसा को देखा था। ठीक है, और उसने 1611 ईस्वी में उससे विवाह कर लिया था। ठीक है, यानी नूरजहां से, जो इसका वास्तविक नाम क्या था? मेहरुन्निसा। विवाह करने के पश्चात जहांगीर ने उसे नूर महल और नूरजहां की उपाधि दी। ये आपको याद रखना होगा। ठीक है, मेहरुन्निसा को नूर महल या नूरजहां की जो उपाधि थी वो जहांगीर ने दिया था। अगर हम आगे चलें तो नूरजहां के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के चलवाए थे। ठीक है, जो उसकी पत्नी थी नूरजहां जहांगीर की, उनके सम्मान में उसने चांदी के सिक्के चलवाए थे। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद देखें तो जहांगीर ने गयास बेग को शाही दीवान बनाया और इत्माद उद दौला की उपाधि से उसको क्या किया? नवाजा। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आपसे कि इत्माद उद दौला की जो उपाधि है जहांगीर ने किसे दिया था? तो गयास बेग को। ठीक है, गयास बेग को दिया था, यानी अपने ससुर को, है ना। चलिए आगे देखते हैं हम। नूरजहां की मां असमत बेगम ने
गुलाब से इत्र निकालने की विधि को खोजा था। ठीक है, जो नूरजहां की माँ थी अशमत बेगम, उन्होंने गुलाब से इत्र निकालती थी, एक विधि थी निकालने की, उस कला को तो नूरजहां की माँ ने खोजा था। उनका क्या नाम था? अशमत बेगम। यहाँ जानते हैं क्वेश्चन पे, जब यहाँ से क्वेश्चन बनता है तो बहुत सारे जो बच्चे वो मिस्टेक कर देते हैं। क्या ऑप्शन में जानते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनाएगा तो ऑप्शन में नूरजहां भी देगा। ठीक है, तो बहुत सारे जो आंसर है उसका बच्चे नूरजहां को टिक कर देते हैं, बल्कि ये भला कि क्या ये गलत है। तो ये इसका जो सही आंसर होता है असमत बेगम। ठीक है, क्योंकि असमत बेगम नूरजहां की माँ थी और इन्होंने ये गुलाब से इत्र को निकालने की विधि को खोजा था। समझ में आ रहा है कि नहीं? आप लोगों को जरूर बताइए। और महावत खां ने झेलम नदी के तट पर 1626 ईस्वी में जहांगीर, नूरजहां और उसके भाई को क्या किया था? बंदी बना लिया था। ठीक, तो आपको ये पॉइंट जरूर याद रखना है, किसने बंदी बनाया था? महावत खां ने। महावत खां के द्वारा झेलम नदी के तट पर जहांगीर और उसकी पत्नी नूरजहां और उसके भाई को बंदी बना लिया गया था महावत खां के द्वारा। किसके द्वारा? महावत खां के द्वारा। क्लियर? चलिए, आपने अभी तक हमारे अगर वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, जल्दी करो सब्सक्राइब। ठीक है, जल्दी करो, फास्ट, है ना। आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं, भूल जाते हैं, तो इसलिए उसको सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है, और शेयर भी करिए अपने दोस्तों के पास, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है, चलिए अगर हम देखें तो 28 अक्टूबर 1627 ईस्वी को भीम राव नामक स्थान पर जहांगीर की मृत्यु हो जाती है। तो आपको इसमें क्या करना है, ये डेट बहुत मैटर नहीं करता, लेकिन ये आप देखेंगे तो जो स्थान है भीमराव, ये मैटर करता है। यहाँ क्वेश्चन पूछेगा कि किस स्थान पर जहांगीर की मृत्यु हुई थी, तो भीमराव नामक स्थान पर जहांगीर की मृत्यु हुई थी। ठीक है, अगर डेट की बात करेंगे तो 1627 ईस्वी में। उसके बाद देखें तो जहांगीर को लाहौर में रावी नदी के किनारे दफनाया गया। ठीक है, जहांगीर को लाहौर में रावी नदी के किनारे पर दफनाया गया था। तो एक बात मैं आपको बता दूं, जो भी मुगल काल में जितने भी शासक हैं इन सबके मकबरों से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे शेरशाह सूरी था, उसका अगर देखेंगे तो मकबरा कहाँ है, अकबर का मकबरा कहाँ है, हुमायूं का, तो इनके मकबरों से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप यहाँ पर विशेष ध्यान दीजिएगा। तो जहांगीर को कहाँ दफनाया गया था? लाहौर में दफनाया गया था, रावी नदी के तट पर, यहाँ रावी नदी के तट पर। ठीक है, आइए अगर हम देखें तो जहांगीर के शासन काल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। ये आपको विशेष रूप से ध्यान देना है, चित्रकला का स्वर्ण काल। अगर आप देखेंगे तो चित्रकला जो है वो हुमायूं के टाइम पे विकसित हो रही थी, लेकिन अब पूर्व से विकास की बात करेंगे ना तो जहांगीर के समय पर पूर्व से इसका विकास हो चुका था। और इसका जो शासन काल था इसको चित्रकला का स्वर्ण काल या स्वर्ण युग कहा जाता है जहांगीर के। ठीक है, और उसमें भी आप देखेंगे तो जहांगीर चित्रकारी में और कलाकारी में मतलब इतना उसमें ये भी विशेषज्ञता हासिल किया था। जहांगीर ये कहता था अगर मान लीजिए कोई पेंटिंग अगर कोई बना कर के लेकर के आए तो वो बोलता था कि अगर पेंटिंग बनी है तो उसमें ये बता सकता हूँ कि उस पेंटिंग में आँख है, आँख किस चित्रकार ने बनाया है और भौहें किस चित्रकार ने बनाया है। तो ये उसके वक्त हैं, ये उसने उसे बोला था कि अगर कोई भी पेंटिंग बनाया और मेरे सामने आ जाए तो भौहें किसने बनाई हैं और आंखें किसने बनाई हैं, मैं उसको व्यक्ति को मैं बता सकता हूं कि किसने बनाया हुआ है। सोचिए, अब इस हिसाब से आप सोच सकते हैं कि जो जहांगीर था अपने आप में भी कितने बड़ी विशेषज्ञता वो रखता था चित्रकारी के मामले में। ठीक है, तो आप इस तरीके से देख सकते हैं। तो चित्रकाल का अगर स्वर्णकाल बोलेगा तो जहांगीर, कौन? जहांगीर। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे और कुछ फैक्ट जान लीजिए कुछ एक्स्ट्रा रूप में। जैसे अगर हम देखें तो अकबर का जो काल है वो हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल माना जाता है। ठीक है, हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल माना जाता है अकबर का काल। क्लियर? अगर चित्रकाल का बात करेंगे आप स्वर्ण काल तो होगा जहांगीर। अभी आप शाहजहां के बारे में पढ़ेंगे, आप पहले ही जान लीजिए शाहजहां का जो शासन काल है वो स्थापत्य कला का स्वर्ण काल माना जाता है। ठीक है, स्थापत्य कला का स्वर्ण काल शाहजहां का काल, और उसके बाद चित्रकला का स्वर्णकाल जहांगीर, और हिंदी साहित्य का जो स्वर्णकाल है वो अकबर। क्योंकि आपने देखा कि अकबर के द्वारा अनुवाद विभाग की स्थापना किया गया था। वो तो पढ़ा लिखा था नहीं, अनपढ़ था। अब वो क्या करता था, उसके दरबार में, ठीक है, जितने भी जो भी विद्वान लोग रहते थे उन सभी को अनुवाद विभाग में बुलाता था, और सभी जो भी रामायण जो भी ग्रंथ थे, गीता महाभारत जो भी वेद थे, उन सबका क्या करता था, ये फारसी में अनुवाद कराता था, और फारसी में अनुवाद करा के उन्हीं लोगों से उन सभी तथ्यों को ये समझता था और सुनता था। ठीक है, तो ये जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं ये आप जरूर याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम।
अगर हम आगे देखें तो जहांगीर ने आगा रजा के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रशाला का स्थापना किया था। इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है, चित्रशाला, चित्रकला और चित्रशाला। अगर चित्र से संबंधित एक मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, जो भी अगर आए आप एग्जाम में जो क्वेश्चन बने तो यानी आप उसमें अगर ऑप्शन में जहांगीर दिया तो आप जहांगीर को टिक करिएगा, ठीक है, क्योंकि चित्रकला का स्वर्णिम कहा जाता है और चित्रशाला का इसने स्थापना किया था, ठीक है। अगला हम देखें तो इत्माद उद दौला का मकबरा यानी 1626 ईस्वी में नूरजहां बेगम ने बनवाया था। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है कि जो इत्माद उद दौला का जो मकबरा है वो किसने बनवाया था, ये नूरजहां बेगम के द्वारा बनवाया गया था, ठीक है। कौन सा मकबरा था, इत्माद उद दौला का मकबरा, ठीक। चलिए मुगल कालीन वास्तुकला की बात करेंगे तो इसके अंतर्गत प्रथम ऐसी इमारत है जो पूर्ण रूप से बेदाग संगमरमर से निर्मित है। ये आपको बहुत यहाँ से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनने वाला है कि ये जो इत्माद उद दौला जो मकबरा है ये पूर्ण रूप से मतलब ये बोलेंगे बिल्कुल चमकदार जो वहाँ पे संगमरमर से उसमें लगाए गए हैं, उसे बनाए गए हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको याद जरूर रखना होगा। कौन सा मकबरा है, इत्माद उद दौला, इत्माद उद दौला। क्लियर, आगे बढ़े, बहुत अच्छे। उसके बाद देखें तो हमारे कुछ अंतिम यहाँ पे फैक्ट हैं जहांगीर से संबंधित जो भी हैं। सर्वप्रथम इसी इमारत में पितरा उद दौरा जड़ाऊ नामक जो था, जैसे वो यहाँ पे काम किया गया था। जैसे आप देखेंगे जो जहांगीर का जो सिंहासन था तो उस टाइम पे कुछ ये जैसे आप देखेंगे आज के टाइम में कोई कढ़ाई बुनाई होता है ना, आज की बहुत सारे शैली प्रचलित हैं, बहुत सारी शैलियों में कढ़ाई बुनाई होती हैं, ठीक। तो उसी तरीके से एक पितरा दूरा नामक एक जड़ाऊ का जो काम था वो किसके समय पे हुआ था, जहांगीर के टाइम पे हुआ था, ठीक। तो आपको इस चीज़ को भी याद रखना है। अशोक के कौशाम्बी स्तंभ पर समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशिस्त जहांगीर का लेख उत्कीर्ण है, ठीक। तो अशोक का कौन सा स्तंभ है, कौशाम्बी स्तंभ, ठीक है, और समुद्रगुप्त का कौन सा है, प्रयाग प्रशिस्त। तो आपको यहाँ से निश्चित रूप से क्वेश्चन बनेगा कि अशोक के किस स्तंभ पे या फिर समुद्र के द्वारा जो शिलालेख है उस पर कौन से शिलालेख पे जहांगीर की कृतियाँ या उसका लेख उत्कीर्ण है, तो कौशाम्बी स्तंभ और समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशिस्त जो वो उसका शिलालेख है, ठीक है। आगे है जहांगीर के मकबरे का निर्माण नूरजहां ने करवाया था। ये भी महत्वपूर्ण फैक्ट है कि जहांगीर का मकबरा किसने बनवाया था, नूरजहां ने बनवाया था। फिर जहांगीर के शासनकाल में कैप्टन हॉकिंस प्रथम अंग्रेज जो था, सर टॉमस रो, विलियम फिंच और एडवर्ड टेरी जैसे जो यूरोपीय यात्री थे ये आए थे। जैसे जब जहांगीर का शासनकाल था तो उस टाइम पे आप देखेंगे 1498 ईस्वी में पुर्तगाली आते हैं और आपको पता है वहीं से पुर्तगालियों का आगमन होता है। फिर आप देखेंगे 1600 ईस्वी तक अंग्रेज आ जाते हैं और इसी टाइम तक मुगलों का भी शासन चल रहा होता है। और जहांगीर के शासनकाल में सबसे पहले कैप्टन हॉकिंस आया, ये प्रथम अंग्रेज था अपनी फैक्ट्री स्थापित करने के लिए भारत में, ठीक है। तो यहाँ सबसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहला आने वाला अंग्रेज जहांगीर के दरबार में कौन था, कैप्टन हॉकिंस। कौन था, कैप्टन हॉकिंस। इसके बाद जब कैप्टन हॉकिंस चला जाता है, इसको कोई उपलब्धि नहीं मिलती है, तो फिर आता है सर टॉमस रो। कौन आता है, सर टॉमस रो, ठीक। और सर टॉमस रो आता है। सर टॉमस रो जो अंग्रेज था, इससे जहांगीर बहुत ज़्यादा मंत्रमुग्ध होता है, बहुत ज़्यादा खुश होता है और सर टॉमस रो को जहांगीर राजा की उपाधि देता है। तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। जहांगीर सर टॉमस रो को राजा की उपाधि दे देता है और उसके बाद जैसे ही जब सर टॉमस रो जब जहांगीर से मिलता है, राजा की उपाधि इसको दिया जाता है और उसके बाद ये जहांगीर को शामत कर लेता है और सूरत में जानते हैं फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति जहांगीर दे देता है सर टॉमस रो को, ठीक है। तो उसके अलावा और कौन आए थे, विलियम फिंच आया था और एडवर्ड टेरी। तो ये जो भी अंग्रेज आए हैं जहांगीर के दरबार में शासनकाल में, तो आपको इसको याद रखना होगा। यहाँ से क्रॉस क्वेश्चन ऐसे बना देगा, पूछ देगा कि इसमें से जहांगीर के दरबार में कौन सा अंग्रेज नहीं आया था, ठीक है। तो इसलिए आपको इनके सभी के नाम याद रखने पड़ेंगे, ठीक। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लग रही है और समझ में आ रहा है, आपको सारा कुछ क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जो जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य थे जहांगीर से संबंधित उसको हमने सभी को डिस्कस किया, ठीक है। अगले जो हमारी वीडियो आपको मिलेगी वो शाहजहां के ऊपर होगी, उसके बाद औरंगजेब।
इस तरीके से जो आपका मुग़ल काल है ये पूरी तरीके से फिनिश होगा। फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर आएंगे। तो आप हमारा जो भी ये वीडियो है आप अच्छे से, ठीक है, बिल्कुल डेडिकेशन के साथ, डिवोशन के साथ, है ना, आप देखते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए अंतिम समय तक। निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता और हम पूरी तरीके से आपके लिए तत्पर हैं। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हमारा वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।